सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो दोस्तों, हम लोगों ने एक फ्री बैच लॉन्च किया था, याद है? उसमें वीडियोस डिले होने का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। हम लोगों ने जो टारगेट रखा था कमेंट्स एंड लाइक का, देखो हम लोग को भी बनाने में उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। जो हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं ना, क्रैश कोर्स के जो बच्चे हैं, उसमें अभी 2-2 3-3 घंटे लाइव लेक्चर्स चल रही है। ठीक है, तो उसको छोड़ करके फिर एक्स्ट्रा टाइम देना टीचर्स को और रिस्पांस नहीं मिलना, फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसलिए डिले हो रही है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया बहुत अच्छा लेक्चर्स था, पूरा अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर डाल दो। तो हम लोग बहुत उसमें से जो वो बैच देख करके, फ्री वाले जो सर पढ़ाए थे, उसको देख करके बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल हुए, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चंस करवा रहे हैं और लाइव लेक्चर्स में जो है 50 क्वेश्चंस करवा रहे हैं सर। जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है उस चैप्टर तब तक आगे नहीं बढ़ रहे, तो नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आप लोग भी 90% चाहते हो और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो यार ज़रूर से ज़रूर हमारा क्रैश कोर्स को एक बार जा करके देखो। और फ्री का जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, उसमें जो है आप लोगों की वजह से ही लेट हो रहा है, क्योंकि उसमें अच्छे रिस्पांस नहीं मिल रहे, तो फिर मेहनत करने की कोई बात बनती नहीं है। और तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर था ना 2025 का मैथ्स का पूरा डिटेल एनालिसिस होने वाला है, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। इसके बाद जो है देखेंगे इसमें कैसा रिस्पांस आ रहा है। उसके बाद हम लोग 2024 का भी पूरा करेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है पी वाई क्यू हम लोग करेंगे। पी वाई क्यू करने से ना एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस पैटर्न पे फॉलो किया जा रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या क्या करना है बाकी की चीज़ें। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। तो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करो। सर का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट किया करो कि अच्छा है, तभी हम लोगों को भी रिस्पॉन्स मिलती है, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना करो और फिर ठीक है, एंजॉय करो। और अगर आपको चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर देख लो। ये देखो पूरा सीट है, ये जो सीट दे रहे हैं ना सर आपको, क्वेश्चंस के बाद जो क्लास नोट्स और सीट मिल रही है, ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि 50 क्वेश्चंस, किसी में 100 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 50 क्वेश्चंस। तो ये सीट क्वेश्चंस जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप फटाफट जा करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। हम लोगों ने प्राइस को बहुत कम कर दिया है, अफोर्डेबल कर दिया है एकदम। तो आप ज़रूर से जाओ। हेलो एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम महाराष्ट्र सीईटी एमसीए का एनालिसिस कर रहे होंगे और ये आपके मॉक टेस्ट 3 का भी पार्ट है। तो मॉक टेस्ट 3 आपका जो था वो लास्ट ईयर का महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम पेपर ही था। तो आज हम मॉक टेस्ट 3 का, दैट मींस महाराष्ट्र सीईटी 2025 के एमसीए का मैथ्स का स्लॉट एनालाइज कर रहे होंगे। कुछ चीजें आई वुड लाइक टू टेल हियर पहले ही, दैट इज 2025 में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। मतलब आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये हुआ कि इसमें वेक्टर्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे। सो वाइल एनालाइजिंग पीवाईक्यूज हम ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे वेक्टर्स के, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। और ये वंस अ वाइल ही ऐसी चीजें होती हैं कि वेक्टर्स जैसे मतलब बाहर की कुछ चीजें, आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीजें आपको एग्जाम में आ जाए। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है राइट, कि मान लो कैलकुलस, पूरा कैलकुलस पार्ट नहीं है महाराष्ट्र सीईटी का। डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। बट अगर एक आध क्वेश्चन आ जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो उस चीज के लिए आई वोंट से, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस है, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर। बट जितना भी आपके सिलेबस में है, जितना हमने अभी तक कवर किया हुआ है, हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये चीज मैं आपको भी बता दूं, ये एक ओरिजिनल पेपर था। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है जो मोर देन 1.5 मिनट्स ले रहा है मैथ्स के सेक्शन में सॉल्व होने में, तो उस क्वेश्चन को लीव करना समझदारी थी 2025 के इस पेपर में। क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का भी है, फिर आपके पास कंप्यूटर का सेक्शन भी है और इंग्लिश का सेक्शन भी है। Logical reasoning has 30 questions, computer has 20 questions, English has 20 questions. And then maths. Maths has 30 questions.
सो ये इन टोटल 100 क्वेश्चंस होता है। लॉजिकली आप कैसे कर रहे होंगे, आइदर इंग्लिश या फिर कंप्यूटर आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। आई अस्यूम कि आप इसे 25 मिनट्स के अंदर अंदर कर सकते हैं। आपके पास 90 मिनट का फ्रेम होता है, विंडो फ्रेम होता है, टाइम लिमिट होती है 90 मिनट्स की, इन विच यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस। आई बिलीव 25 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू डू दीज 40 क्वेश्चंस। उसके बाद आप अगर 25 मिनट्स में, नेक्स्ट 25 मिनट्स आप अगर LR में लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 50 मिनट्स, राइट। 25 मिनट्स अगर आप LR में भी लगाते हैं तो वो 50 मिनट्स हो गए आपके पास। नाउ यू आर रिमेनिंग विथ 40 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस। अब इस हिसाब से आप देखोगे तो 1.5 ही मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूँ। आपको 1 मिनट में क्वेश्चंस हो जाने चाहिए मैथ्स में। आप अगर इस तरीके से करते तो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते। अब दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि आप पता है आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो और उसमें भी क्वेश्चंस गलत हो तो उसकी भी गारंटी नहीं होती, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आप टाइम अपना माइंडफुली इन्वेस्ट करें। क्वेश्चंस सही ज्यादा करने पे ध्यान दें। ऑल्दो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अच्छी चीज ये है, अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके मार्क्स नहीं डिडक्ट हो रहे होंगे। बट स्टिल जो टाइम आपने इन्वेस्ट करा है क्वेश्चन गलत करने में, वो आप किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज माई पर्सपेक्टिव। एग्जाम करते वक्त हम ये चीज अपने ध्यान में रख सकते हैं कि हमें उस क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना जो आइदर टाइम टेकिंग है या फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अंडरस्टैंड पीपल, 100 क्वेश्चंस आर देयर। इफ यू डू 75 क्वेश्चंस करेक्टली, then also you will be getting more than 99 percentile. And this is our goal. Now, let's start with our analysis. Let's start with question number one. Question number one says the area of equilateral triangle is इतना है। मतलब कितना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया? 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे वो एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, मतलब ये जो एंगुलर पॉइंट है ये सेंटर है। ओके, एंगुलर पॉइंट सेंटर। सर्कल आर ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये यहाँ से लेकर के ये इसका हाफ लेंथ है इक्वलेटरल ट्राइंगल का, और ये हाफ है, और ये रेडियस भी है। तो ये रेडियस है, ये चीज भी ध्यान रहे। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, जो सर्कल के अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसे हमें कंसीडर करनी है। अब वो कुछ चीजें क्या क्या है, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड, आई एम सेटिंग माय कीबोर्ड एंड नोटपैड। ओके, यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम गिवन है तो इट इज इजी टू नेविगेट द स्टार्स। आप क्या क्या करना है वो आप पता लगा सकते हैं। चलिए, अभी हमें फाइंड करना है ये वाला जो शेडेड रीजन है। उससे पहले आप अप्रोच क्या लगा रहे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ध्यान से देखें, ये वाला जो एरिया है ये एक सेक्टर है, राइट। ये वाला एक सेक्टर है और ये वाला एक सेक्टर है, मतलब। और आपको ये भी पता है कि ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनका रेडियस सेम है, मतलब ये हाफ है ये हाफ है। तो मतलब जब इसका रेडियस और इसका रेडियस ये दोनों सेम ही है और इसका भी रेडियस सेम ही है, तो ये तीनों जो सर्कल है वो एक ही साइज का सर्कल है, मतलब सेम ही है इनके साइजेस, डिफरेंस नहीं है इनमें कुछ। देयरफॉर इससे हमें ये चीज तो पता चलती है कि अगर हम एक का सेक्टर फाइंड कर लेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन तीन का एरिया आ जाएगा, और उसे किस में से माइनस कर देंगे, इस पूरे ट्राइंगल में से। मतलब हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम ट्राइंगल जो सेक्टर है
उस सेक्टर को हम माइनस कर देंगे ट्राइंगल में से, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, जो कि है 49 अंडर रूट 3। एरिया को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं 49 अंडर रूट 3, और हमें पता है इक्वलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ए जो है वो साइड है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है 49 अंडर रूट 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, सॉल्व करो। यहाँ से ए जो है वो क्या होगा, मैंने इसको भेजा पहले तो इस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कर दिया। इस 4 को मैंने ऊपर के साइड भेज दिया, और ये मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर। इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 196। तो यहाँ से a जो है वो बन गया 14 सेंटीमीटर, मतलब मेरा जो ये साइड है ट्राइंगल का वो हो गया 14 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी कि ये जो साइड है इसका, ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हाफ है और ये हाफ है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। टोटल साइज साइज जो है वो 14 का है, तो ऊपर वाला पार्ट 7 का हो गया, नीचे वाला पार्ट 7 का हो गया। देयरफॉर रेडियस जो है हमारी वो हो गई 7 की। अब जब हमें पता है हमारी रेडियस 7 हो गया है, अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, दैट इज थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा हमें पता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे थीटा की जगह 60 लिख देते हैं, नीचे 360 फॉर्मूले का। पाई की वैल्यू इन्होंने एज सच यूज करने के लिए नहीं बोला, बट हम फिर भी 3.14 लिख देते हैं, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 3.14 ही यूज किया होगा। आर हमारे पास 7 है, तो 7 × 7, ये 6 के टेबल से कट जाएगा। और इसके बाद इसको हम कर रहे होंगे सॉल्व। जब हमने इसको सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो गया ये, ओके इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। एक चीज और ध्यान रहे, हम जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड ही कर रहे हैं, तो हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 सेक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो मैंने इसको अगर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेरा 1/2। मतलब इसको अगर फ्रेश लिखें तो ये वाली चीज हो गई। अब मैंने यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया, तो पाई की वैल्यू थी 3.14। इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये हो गया मेरा 49। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब अगर इसको मैं 2 से काट दूं, तो ये 1.57 हो रहा होगा, और ये 49 हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा लगभग इतना। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 49 अंडर रूट 3 में से 76.93 को माइनस करना है। अंडर रूट 3 के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.73। तो 49 × 1.73 माइनस 7693। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे आगे, तो ये हो चुका होगा, स्पेस कम बढ़ रहा है। हम सॉल्विंग इट इन हियर ओनली। आप जब 49 × 1.73 करेंगे, तो आपके पास आएगा 84.77। और इसको आपको माइनस करना है 76.93। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो आपके पास आएगा 7 पॉइंट समथिंग।
तो वो जो 7 पॉइंट समथिंग है, वी सी ऑप्शन ए इज देयर, मतलब ए इज मोर अप्रोप्रिएट, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो अभी अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ये चीज हमें देख रहा है, दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। द सम ऑफ देयर एरिया इज, मतलब छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के सर्कल का एरिया जो है वो 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब इन लोगों ने पाई को सॉल्व नहीं किया हुआ। 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस इज 14 सेंटीमीटर। अब जब हमें ये डिस्टेंस गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल्स, मतलब इन दोनों सर्कल के रेडियस को वी हैव टू फाइंड। चलो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, R1 + R2 बराबर 14, हमें ये चीज गिवन है। और इसका एरिया भी आपको गिवन है, तो एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये कितना गिवन है, 130 पाई। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई है, इस इक्वेशन को आप पाई से डिवाइड कर दें। ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 130। अब यहां से आप क्या फिगर आउट कर सकते हैं, आप यहाँ R1 + R2, ये इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो, आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो। आप जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन मतलब, मान लो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में R2 को बोल दिया, R2 बराबर 14 - R1। और यहाँ यहाँ पे अगर R1 का स्क्वायर प्लस 14 - R1 का स्क्वायर बराबर 130, इसको रखा। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व कर लूँ। R1 और R2 की वैल्यूज रख लूँ और उसे सॉल्व कर लूँ। तो देख लेते हैं। वैसे R1 या तो 11 या तो 3, या तो 12 या तो 4, या तो 22 या तो 6, या तो 10 या तो 5। हमें ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। और वैल्यूज पुट करने के बाद वी विल गेट इसके आंसर्स। तो चलो अभी ये कर लेते हैं सॉल्व। R1 का स्क्वायर ये हो गया, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2 R1 और 14 मतलब 28 R1 बराबर 130। अब ये हो गया आपका 2 R1 का स्क्वायर माइनस 28 R1, और ये 196 दूसरे साइड गया, 130 को माइनस करा तो ये हो गया माइनस का 66। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया R1 का स्क्वायर माइनस 14 R1, और इस -66 को दूसरे साइड लेके आ जाओ 2 से डिवाइड करने के बाद, तो ये 33 हो गया। मतलब हमने सारे एक साइड लिख लिया। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। जब आप इस चीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो गया, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, 11 × 3 में। R1 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर -3। तो यहाँ से R1 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, वी सॉल्व इट राइट। हमने सॉल्व कर ब्रेक करा था उसे, तो वो R1 हो जाएगा और ये भी R1 हो जाएगा। अब यहाँ से R1 की वैल्यू एक हो गई 11 और एक हो गई 3। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस हियर? दिस इज द ऑप्शन which satisfies this equation.
हमारे पास आई 11 और 3, देखो रेडियस जो है वो एक का 11 है और एक का 3। वैसे एक चीज और जो है वो लॉजिकली हम कर सकते थे क्या। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सिंपल है। इसमें बोला है कि दोनों रेडियस का सम 14 के इक्वल था। अगर हम इतना सॉल्व ना करने के बजाय ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होते तो सिर्फ यही दो ऑप्शन था जिसका सम इक्वल टू 14 होता। सो वी कुड हैव सेव्ड इतना सारा टाइम बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द ऑप्शंस। बाकी यहाँ पे देखो ये 16 के इक्वल है, यहाँ पे देखो ये 28 है, यहाँ पे देखो इट इज 15। हमारे क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छिपा हुआ था एंड वी डिडंट रियलाइज। वेल वेल, इसका मतलब ये हुआ वी विल हैव टू ऑब्जर्व द ऑप्शंस एज वेल। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट द एरिया अदर देन द एरिया कॉमन बिटवीन टू quadrants of circle of radius 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर का रेडियस है विच इज शोन एज द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ठीक है, फाइन। नाउ वी हैव, चलो सबसे पहले तो हम हमें इसमें क्या क्या करना है। अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और वन सेकेंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हम क्या कर रहे होंगे, पूरे स्क्वायर में से कॉमन एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला जो है हमारा कॉमन एरिया इसको माइनस कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू आर शेडेड एरिया। शेडेड एरिया मतलब हमें ये फाइंड करना है। खैर हमें तो दोनों ही निकालना पड़ेगा, हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या क्या चीज कैलकुलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे। आपके पास 16 सेंटीमीटर गिवन है, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो आप क्या कर रहे होंगे, जस्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइड स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज 16 का स्क्वायर विच इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे होगी। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एक एरिया का क्वाड्रेंट क्या होगा। अगर आप इस चीज को ऐसे ऑब्जर्व करें तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट। एक सेकेंड, वन दस थिंग वी हैव टू डू। अभी क्वेश्चन में जो ये क्वाड्रेंट कह रहे हैं, दिस इज ये वाला एक क्वाड्रेंट हो गया आपका, और एक क्वाड्रेंट हो गया आपका ये वाला। तो ये जो कॉमन एरिया है इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हम क्या कर रहे होंगे, हम सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड कर रहे होंगे। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना है। एक क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस ऑलरेडी गिवन है 16। एरिया ऑफ फुल सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। आपके पास आर ऑलरेडी 16 गिवन है। अब आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रहे होंगे एंड यू विल बी जस्ट सॉल्विंग दिस। आपका इससे क्या निकल जाएगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा। चलो अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। आर कितना है हमारे पास, 16 है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 256 पाई अपॉन में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 64 पाई। इट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। और ये आप एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कैसे फाइंड कर रहे होंगे। तो पहले तो हम कॉमन एरिया निकाल लेते हैं। कॉमन एरिया क्या होगा, ये वाला जो ये वाला है एरिया, ये क्या होगा। मैं आप ये थोड़ा सा डायग्राम क्लीन करके फिर आपको एक बार और समझाता हूँ कि हम ये एरिया कैसे फाइंड कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहले तो आपने एक क्वाड्रेंट ये निकाला, फिर आपने एक क्वाड्रेंट ये निकाला। इसमें क्या हुआ, आपने इस वाली चीज को क्या करा, दो बार फिगर आउट करा। तो आप एक काम करिए, आप पहले तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें। आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को मतलब दो बार हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, उसे
निकाल करके एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देता है, तो वो जो एरिया ऑफ ये वाला जो कॉमन एरिया है वो निकल आएगा। तो मैं इसको सीधा कॉमन एरिया लिख देता हूँ। इसको कैसे निकाल रहे होंगे? 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस स्क्वायर का एरिया। इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। 64 था ये वाला, मतलब इसको हम क्वाड्रेंट ही कह देते हैं। तो ये हो गया हमारा 128 पाई, और ये था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चीज को जब आगे हम सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करके आगे हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको फिलहाल अभी यहीं छोड़ते हैं। आगे वी कैन यूज दिस, मतलब अभी पूरा सॉल्व नहीं करते, कैलकुलेशन टाइम सेव करेंगे। मे बी आगे हमें सेम वैल्यूज यूज करनी पड़ सकती है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, वो क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कॉमन एरिया, यही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपके पास 256 है ही। शेडेड एरिया जो है वो क्या हो गया? मतलब जो ये कॉमन एरिया है उसको एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। 128 पाई माइनस 256। अब यहाँ से 256 ऐड हो गया, ये हो गया 152, और ये 128 को 128 पाई को हमने माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पे पाई को यूज कर रहे होंगे 3.14। इसको हमने सॉल्व करा 1512 128 इंटू 3.14। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये समवट आएगा 109 समथिंग के इक्वल। तो 109 वी सी हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, देयरफॉर दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 109.7 समथिंग। आई डिड द कैलकुलेशन बिफोर हैंड ओनली, ताकि यहाँ पे कैलकुलेटिव टाइम जो है वो सेव हो सके। तो ये आगे बढ़ते हैं। नाउ next question is find the area of sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of sector is 60 degree। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था। सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास बोला है 60 डिग्री है, ये 360 है। पाई की वैल्यू इन लोगों ने बोली नहीं है, बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो ये सारे फ्रैक्शन में ही है, तो हम 22/7 यूज कर लेते हैं। और आर की वैल्यू इन्होंने बोली है 6, तो 6 इंटू 6 यूज कर लेते हैं। हमें पता है ये 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 6 टाइम में कट गया। 22 इंटू 6 अपॉन 7, ये चीज है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132/7। हमारे पास 7 सबके में। इसको आप अगर डिवाइड कर रहे होंगे और फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 एंड 7। ठीक है। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस? 18 6 एंड 7, यस, दिस वन इज करेक्ट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके। If x denotes the number obtained on a uppermost face of qubit die when it is tossed, ठीक है, then E of x is, यहाँ पे एक डाई है जिसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये डाई जो है ना वो फेयर डाई है, इसके ऊपर ये बायस्ड नहीं है। तो अगर हम पी ऑफ एक्स निकालने की बात करें तो 1/6 होगा, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी एक हो सकती है इनमें से, चाहे वो 2 आने की हो या फिर 3 आने की हो या 4 आने की हो। 1/6 पॉसिबल वेज है। नाउ हमने ये चीज निकाल ली।
अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें रैंडम वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे, मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो सकती है रैंडमली कितनी कितनी है वो हो सकती है। यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना आसान होगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट। सो आई वुड जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्रक्स कि ये है क्या। तो हमें यहाँ पे ई ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए बोला। ई ऑफ एक्स में हम क्या कर रहे होंगे, हम सिग्मा ऑफ एक्स करते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। और यहाँ पे हम वैल्यूज रख रहे होंगे, ये जो छोटा वाला एक्स है उसकी जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज रखेंगे और इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आपको एक दो वैल्यूज के लिए बता देता हूँ कैसे करना है। हम बस इसको ऐसे रख करके सॉल्व करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे सभी लिख दिया है। नाउ ऑल वी आर रिमेनिंग इज टू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज और उसके बाद उसे रख करके वी हैव टू सॉल्व इट। सो जस्ट आई लीव ऑन यू। ओके, so yes, just I leave on you people. You just have to calculate. You have to do this LCM and sum of this, and then whatever will be the answer, that will be one of these. अगर मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, so it will be in this way. People, I won't suggest कि आप इसको ऐसे ऐसे करके कट कर दो अभी, क्योंकि उससे कैलकुलेटिव टाइम जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा होगा। अब आप यहाँ पे इसको सम करोगे तो ये होगा आपका 21, 21/6। आप इसको कट कर रहे होगे तो ये हो गया 7/2। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस? 7/2, यस वी हैव। खैर, दिस क्वेश्चन आई हैव सॉल्व फॉर यू, बट नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन पार्ट होता है, देन दैट आई विल लीव ऑन यू पीपल। नाउ दिस ऑल्सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एक्स वाला। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देयरफॉर अभी हम इसे होल्ड पे डालते हैं। वी विल डू इट, बट जो भी सारे लेंदी क्वेश्चन हैं हम उसको फिलहाल स्किप करते हुए आगे चलते हैं। दिस आई थिंक वो बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्टली एटलीस्ट 6 of 10 आंसर्स इन ट्रू और फॉल्स। नाउ दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी वही है कि ये ही केस है। इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या है। आपको P ऑफ X एट एनी वैल्यू मान लो, उसे K मान लो या P मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें क्या करना होगा आपको, एन सी के, P की वैल्यू के 1 - n - k। बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे n जो है वो 10 है और k जो है वो बोला गया है एटलीस्ट 6, मतलब 6 या 6 से ज्यादा। 6, 7 8 9 एंड 10 इनमें से बिलोंग कर सकता है। आपको बस वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसके लिए आप पी एक्स इक्वल टू 6, इस फॉर्मूले के अंदर आप पी, इस फॉर्मूले के अंदर आप एन और के की वैल्यू सॉल्व रखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। फिर इसके अंदर ये, फिर ऐसे ही 8 के लिए, फिर ऐसे ही 9 के लिए और फिर ऐसे ही 10 के लिए। तो आई लीव दिस क्वेश्चन ऑन यू। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। सिंस यहाँ पे कैलकुलेटिव टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इन ऑर्डर टू सेव दैट
मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लिया है, मे बी अगर एग्जाम करने के बाद मेरे पास टाइम बचता है, आई विल सडनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे, if for a binomial distribution the number of trials is 9, variance is 2, and the probability of success is greater than that of failure, then the probability of both successes, I feel ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है, but I'll try to just give you a little bit of idea about this. सबसे पहले जो वेरिएंस है वो आप कैसे फाइंड कर रहे होते हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो एन पी क्यू होता है, जो एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी सक्सेस एंड क्यू इज फेलियर। N is trial, number of trials. P is success, probability of success, and Q is probability of failure. Now, आपके पास N की वैल्यू गिवन है, आपके पास ट्रायल कितने हैं, मतलब और क्या क्या गिवन है आपके पास? वेरिएंस आपको गिवन है, ट्रायल्स आपको गिवन है। अगर आपके पास और कोई वैल्यू गिवन नहीं है फिलहाल, आपके पास इतना आपको पता है कि Q जो है वो फेलियर है, तो आप Q को ये भी लिख सकते हैं 1 - P, और उसके बाद put the values all together and solve it. चलो मैं थोड़ा सा, let me put the values in here. n की वैल्यू I have 9, ये है आपके पास 2। If I solve this, what I will have, n मेरे पास है 9, p मेरे पास है p, q मेरे पास है 1 - p, और ये all together equal to 2. Now I have to solve this quadratic equation. इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास p की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यूज आई हैव टू चेक कि कौन सा वाला इज मैचिंग विद द आंसर। सो लेट्स क्विकली सॉल्व इट। 9p, मतलब 9 को p से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 1 - p इक्वल टू 2 इट डज नॉट वर्क इन द सेम वे एज पेन डज, बट या, चलिए अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल हैव 9p - 9p² बराबर 2। रीअरेंज मैंने करा इसको, तो मेरे पास ये हो गया 9p² -9p +2। बस मैंने इसको आगे पीछे अरेंज कर दिया है ताकि देखने में ये सिस्टमेटिक तरीका लगे। अब मैं यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जो ये वैल्यूज है वो सारी की सारी फ्रैक्शन में है, इसका मतलब मैं इसको प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे सारी वैल्यूज को मैं ऑल टुगेदर पुट करता हूँ। हमारे पास b की वैल्यू -9 है, मतलब यहाँ पे ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो आई एम सॉल्विंग इट हियर ओनली एज वी डू नॉट हैव मच स्पेस। थोड़ा सा आई एम सॉल्विंग इट। यहाँ पे b की वैल्यू है 9, प्लस माइनस b² इज 81, -4ac अपॉन 2a विच इज 18। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करना शुरू किया, तो ये हो गया 81, ये हो गया 72, 81 - 72 अपॉन 18। अब मैंने इसको आगे सॉल्व किया, तो यहाँ से मेरे पास बचा 9, और यहाँ बचा 18। अब इसको आगे मैंने अगर सॉल्व किया तो +-3 अपॉन 18 हो गया, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करा तो ये हो जाएगा, एक बार 12/18, अगर ये 12/18 हुआ तो उस केस में 2/3 आ रहा होगा, और अगर ये 6/18 हुआ तो 1/3 आ रहा होगा। नाउ व्हाट डू यू हैव एज आंसर? 2/3 डू वी हैव?
यस वी डू आर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। Two customers, Rachna and Bhakti, are visiting a particular shop in same week, Tuesday to Saturday. ठीक है। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. ठीक है। What is the probability that both will visit shop on consecutive days? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमें क्या करना है, सेम वीक। ओके, एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू कस्टमर्स रचना एंड भक्ति आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन सेम वीक। ठीक है, एक ही वीक में कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए हमें देखना है, तो हम ट्यूसडे एंड वेंसडे देख सकते हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे देख सकते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे देख सकते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे देख सकते हैं, सैटरडे एंड संडे देख सकते हैं, संडे एंड मंडे देख सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे देख सकते हैं। सो वी हैव कितने पॉसिबल वेज, 1 2 3 4 5 6 7। बट वेट अ सेक, यहाँ पे बोले ट्यूसडे टू सैटरडे ओनली, तो ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, मतलब ये तीन केसेस नहीं होंगे। तो इसको हम करते हैं रब। तो ये तीन केसेस को पहले हमें यहाँ से हटाना है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे वो कैसे कैसे हमें निकालना है, दैट विल बी फिगरिंग आउट। सबसे पहले मैं इसको रब कर दूं। ओके, चलो हमारे पास पहले कितने डेज है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वी हैव 5 डेज। हमारे पास दो कस्टमर है, तो 5 × 5 25। ये 25 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कि वो लोग विजिट कर सकते हैं। ये टोटल पॉसिबल वेज है। अब हमें फेवरेबल वेज फाइंड करना था, इसलिए हमने ये चीज लिखा कि ये लोग रचना और भक्ति जो है वो इन पॉसिबल डेज में जा सकते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव डेज में जा सकते हैं। या तो आपके पास टोटल हो गया, टोटल पॉसिबल वेज, और इन दिनों में वो लोग जा सकते हैं। अभी आप कंसीडर करिए कि रचना जो है वो ट्यूसडे को गई और भक्ति वेंसडे को गई, या फिर रचना वेंसडे को गई भक्ति ट्यूसडे को गई। मतलब आप ऐसे करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब किसी दिन रचना ट्यूसडे को गई होगी, या किसी दिन मे बी भक्ति गई होगी, लेकिन ऐसे ही है, आगे पीछे ही है। और भक्ति भी, तो ये लोग आगे पीछे ही गए हुए। अब हमें ये पता है कि देर आर 4 पॉसिबल वेज, मतलब 4 दिन है, तो 4 तरीके हैं जिसमें ये लोग जा सकते हैं, राइट। चाहे ट्यूसडे वेंसडे हो, वेंसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, और या तो रचना पहले चली जाए उसके बाद भक्ति चली जाए, या भक्ति पहले चले जाए रचना बाद में चले जाए। तो ये वाली चीज है, मतलब टोटल मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 8। बस यही तरीका है। अब मेरे को इससे क्या करना है, बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में रखना है। वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल है हमारे पास 8 और टोटल है 25। तो कितना हो गया, 8/25 वी हैव हियर एज आंसर। चलिए अभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज, a pendulum swings through an angle of 30 degree and describes an arc of 17.6 centimeter in length.
देन द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, देखो पेंडुलम कुछ ऐसा सा होता है। अ, आपने वो घड़ी देखी होगी, ऐसे करके घड़ी सी होती है ना, उसमें ये तो आपका खैर नंबर वाले हो गए, उसके बाद एक घंटी सी ऐसे टंगी होती है जो ऐसे ऐसे करके मूव कर रही होती है, लेफ्ट टू राइट ऐसे करके मूव कर रही होती है, राइट टू लेफ्ट टू राइट वट एवर द डायरेक्शन इज, बट वो मूव कर रही होती है। इसमें बोला गया है कि जो एंगल बना रहे हैं, मूव करते वक्त जो एंगल बना रहा है पेंडुलम, वो है 30 डिग्री। और लेंथ ऑफ दिस आर्क, लेंथ ऑफ द डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ, अच्छा, ये वाला जो आर्क है, जो ये आर्क बना रहा है पेंडुलम, उसका जो लेंथ है वो है इतना, 17.6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस स्ट्रिंग, या फिर उस पेंडुलम का कह लो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें, हमारे पास हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। नाउ ये जो आपका एल है, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज योर रेडियस, एंड दिस थीटा इज द एंगल, एंड दैट एंगल इज इन रेडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमें ध्यान रहे कि ये जो एंगल है वो रेडियन की बात कर रहे हैं। 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे? हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/6। अब बस यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करनी है, हमने वो सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बस यहाँ पे उसकी जगह यूज करना है। हमें यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये जो एल है वो लेंथ ऑफ आर्क है, हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम आर को इस साइड लिख देते हैं, एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एल की वैल्यू हमारे पास है 17.6, 17.6। थीटा की वैल्यू है पाई/6। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका 6 × 17.6 अपॉन में पाई। अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू सॉल्व दिख रही है, एंड द थिंग इज यस, इट इज सॉल्व्ड यहाँ पे। तो पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3.14। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा 3.14। अब अब मेरे को बस यहाँ पे सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद व्हाट आई विल गेट, मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। समथिंग लाइक दिस। अब आप इसको देखोगे, आप इसे, अगर मान लो ये 100 लिखा हुआ है, इट इज 100 एंड दिस इज 3, इट विल बी 33 पॉइंट समथिंग, एंड वी फिगर इट आउट। ये रहा। हमने 100 और 3 क्यों लिया? अप्रोक्सीमेशन, नियर बाय वैल्यूज। तो दैट वुड हेल्प यू आउट, आप कैसे अपनी कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं, वो उसमें हेल्प आउट कर रहा हूँ। बस दैट वाज द रीजन। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। चलिए, मान ये ना, I'm drawing 2D cube, तो जस्ट बियर विथ मी। एक क्यूब ये आपका ऐसा हो गया, एक दूसरा क्यूब है जो क्या है, जो इसी के ऊपर प्लेस्ड है। ये दूसरा वाला क्यूब भी ये ऐसा कुछ है, मतलब एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है। और दिस एक्चुअल रिजल्ट गुड, ड्राइंग अच्छी नहीं है बट चलिए आई मेड इट। सो टू क्यूब्स जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब। अगर यहाँ पे 64 गिवन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आई? यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आई 4। मतलब
साइड ऑफ ईच क्यूब इज 4। ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, मतलब एवरी साइड इज 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो क्यूब है, जिस दो क्यूब्स को हमने ऊपर नीचे रखा हुआ है, ये बन जाएगा एक क्यूबॉइड। तो मैं एक क्यूबॉइड यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए, ये एक क्यूबॉइड बन गया। अब हमें पता है इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो कितना है। लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। और इसका ब्रेथ कितना हो गया, इसका ब्रेथ अभी भी 4 ही है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया कितना होगा, इसका ब्रेथ भी 4 है और इसका हाइट भी 4 है। मतलब अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये भी 4 है और ये वाला साइड भी 4 है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं इसका सरफेस एरिया कितना है, तो आप सरफेस एरिया के लिए बोलोगे। इसके लिए पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी सिंपल, टू इनटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट एंड दिस, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट। मतलब लेंथ आपका है 8, ब्रेथ है 4, फिर ब्रेथ है आपका 4, हाइट है आपका 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। यहाँ पे ये 4 और ये 8। अभी आप बस इसको कैलकुलेट करो। ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 32। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हो गया 80 अंदर का, और ये इंटू 2 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। डू हैव एनी आंसर लाइक दिस, वी हैव हियर। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशो। ठीक है, तो अगर ये रेशो में है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। हमने बस एक्स लिख दिया है, ताकि हमें इतना पता है अगर ये रेशो में है तो पक्का ये डिविजिबल बाय कुछ नंबर हो गई, तो हमने उसको एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब देयर स्पेंडिंग्स आर इन रेशियो 8, 5, 8, 9 एंड 15 में। तो इसको भी आप रेशियो हटा करके ऐसे लिख सकते हो, 8 वाई, 9 वाई और 15 वाई। ठीक है। अभी द सेविंग ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो। ठीक है, तो ये जो इनकम, ये इनकम दिया था ए का, ये बी का, ये सी का, और ये उनका स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंसेस दिए हुए थे आपको रेशियो में। अब आपको पता है आप सेविंग कैसे कर रहे होंगे। आप सेविंग हमेशा कर रहे होंगे जितना आपका इनकम है माइनस स्पेंडिंग। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास सेविंग हो रहा होगा। मान लो मेरे पास जो मेरी सैलरी है वो 100 रुपए है, मेरा जो एक्सपेंस है वो 70 रुपए का है, तो जो बचे 30 रुपए, दिस इज माई सेविंग। अभी इस वाले फैक्ट को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे। 7x मेरा सैलरी है, इनकम है, -8y जो है वो मेरा एक्सपेंस है। फिर बी के लिए भी सेम, 9x मेरी इनकम है और 9y मेरा सेविंग है, एक्सपेंस है। सेविंग फॉर सी, 12x मेरी इनकम है और 15y मेरी मेरे एक्सपेंसेस है। अब क्या करना है मेरे को यहाँ पे, अब मेरे को रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। हाँ, ओके, लेट मी टेक पेन। इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए जो है वो अपने इनकम का 1/4 सेव कर रहा होता है, मतलब 1/4 ऑफ 7x, तो कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 7x/4 के। वो सेव कर रहा है, राइट, 1/4 ऑफ हिज इनकम ही इज सेविंग, ए इज सेविंग। तो अब मेरे पास एक रिलेशन बन गया है यहाँ पे। अब इसको मैं सॉल्व करूं
और सॉल्व करके मेरे को यहाँ पे बाकी टर्म्स को एलिमिनेट करना है। मतलब एक्स और वाई को मेरे को सॉल्व कर करके बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं उनको एलिमिनेट करना है। मैं पहले ये 7x - 8y बराबर 7x/4 दूसरे साइड भेजा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये हो गया मेरा 28x - 32y बराबर 7x। इस 7 को इस साइड भेजा तो कितना हो गया ये हो गया 21x - 32y बराबर 0। एज ऑफ नाउ ये चीज इतनी है। अब x और y को ये इक्वल टू 0 ना लिख करके मैं क्या करता हूँ, 21x = 32y लिख देता हूँ। यहाँ से मेरे पास x और y का रिलेशन आ जाएगा। x/y जो है वो हो गया 32/21। ये चीज मैंने अभी यहाँ पे फिगर आउट करी है। अब मैं अस्यूम करता हूँ कि 32 के साथ कोई कुछ वैल्यू होगी। मतलब ये जो एक्स है मेरा वो क्या है, वो मेरा इनकम है, वाई इज माई सेविंग। मैं अस्यूम करता हूँ कि 32 के साथ कुछ, हमने एक्स ऑलरेडी ले लिया था, हम यहाँ पे के ले लेता है। 36 समथिंग इज माई सैलरी एंड माई एक्सपेंसेस व्हाट, माई एक्सपेंसेस 21 समथिंग फॉर सम कांस्टेंट के, हमने ये चीज लिख दी है। अब एक्स और वाई की जो ये वैल्यूज आई हैं मेरे पास, मतलब एक्स की वैल्यू जो 32 के और वाई की वैल्यू जो 21 के आई है, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसे मैं इन इक्वेशंस में रख करके सॉल्व कर रहा हूँ। और उनको सॉल्व करने के बाद इसको मैं टेम्पररी यहाँ से रब कर देता हूँ। ये चीज हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। अब यहाँ पे 7x की जगह 32 के लिख देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा हमें। 32 के - 8 21 के, जो के है ना वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 के - 9 21 के, और ये हो गया आपका नेक्स्ट 12 32 के - 15 21 के। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एस ऑफ ए की जो भी वैल्यू आती है, एस ऑफ बी की जो वैल्यू आती है, एस ऑफ सी की जो वैल्यू आती है, मतलब सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ बी एंड सेविंग ऑफ सी, उसे आपको रेशियो में रखना है और बस उसे सॉल्व करना है। अगर वो डिविजिबल है बाय एनी ऑफ द नंबर्स, उसे डिवाइड कर दो। रेस्ट, दैट इज योर आंसर। एंड द कैलकुलेटिव पार्ट आई लीव ऑन यू पीपल। Questions were not really tough, but these were time taking, I would say. अगर आप थोड़ा सा इस तरीके में जाते हो, सॉल्व कर रहे होते हो बाय द प्रोसेस, तो ये दीज आर क्वाइट टाइम टेकिंग। ये वाला क्वेश्चन ऑल्सो टेक सम टाइम, बट लेट्स रीड इट आउट। क्वेश्चन क्या रहा है देख करके डायरेक्ट जज नहीं करते। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू स्टेशन 300 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है भाई, 300 किलोमीटर दूर है स्टेशन, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ठीक है। ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी ट्रेवल्स एट 90 किलोमीटर पर आवर। इफ अ बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम ट्रेन ए, ओके, एक बर्ड फ्लाई कर रही है फ्रॉम ट्रेन ए टूवर्ड्स ट्रेन बी एट 120 किलोमीटर पर आवर। वाओ, बर्ड की स्पीड इज हायर देन ट्रेन की स्पीड। वंडरफुल। 120 किलोमीटर पर आवर एंड इमीडिएटली टर्न्स बैक अपॉन रीचिंग ट्रेन बी। मतलब जैसे ही वो ट्रेन बी के पास पहुंचती है, वहां से वापस मुड़ जाती है, मतलब अपने रूट पे ऐसे वापस आने लगती है। कंटिन्यूइंग दिस अंटिल द ट्रेन मीट। ओके। जब तक ट्रेन एक दूसरे से मीट ना हो जाए, मतलब ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन एक दूसरे से मिल ना जाए, तब तक वट
टोटल डिस्टेंस डज द बर्ड कवर। बर्ड कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, मतलब कर चुकी होगी। ठीक है, पहले तो हम स्पीड ऑफ दोनों ट्रेन की स्पीड को फाइंड कर लेते हैं और वहां से एक रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों का स्पीड का सम बराबर करके जो भी है एक आप कह सकते हो कि एक जनरल स्पीड आप निकाल रहे हो और उसको आपको कंपेयर करना है बर्ड की स्पीड के साथ बाद में। तो अभी पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जो आपका रिलेटिव स्पीड है मैं उसे आर एस से डिनोट करता हूँ। वंडरफुल, दिस इज द शॉर्ट नेम फॉर माय नेम। मेरे नाम का शॉर्टकट इज आर एस। सो स्पीड ऑफ ट्रेन ए और स्पीड ऑफ ट्रेन बी मतलब 60 प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 150 किलोमीटर पर आवर। ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया है दोनों ट्रेन का। इसके बाद हमें टाइम भी फाइंड करना है कि कितने देर में ट्रेन्स एक दूसरे से मिल रही होंगी। तो हमें इतना पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। टी टाइम को मैंने टी लिख दिया है। डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर का है और स्पीड हमारे पास 150 किलोमीटर पर आवर का है। तो टाइम जो है वो मेरे को लग रहा होगा 2 आवर्स के इक्वल। अब डिस्टेंस जो है वो बर्ड कितना कवर करती है, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बाय बर्ड हमें निकालना है। स्पीड जो है उसकी 120 किलोमीटर पर आवर है और टोटल टाइम कितना ले रही हैं दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मीट होने में, इज 2 आवर्स। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने। तो ये हो गया 240 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही होंगी बर्ड्स। मतलब वो जो बर्ड है उसने 240 किलोमीटर जो है वो कवर किया होगा। तो ऑप्शन सी वी हैव दिस करेक्ट। अगला इज फाइंड अ डिस्टेंस from the eye at which a coin of 2 centimeter diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 okay minutes given है। All right, okay, question is interesting। चलिए सबसे पहले तो ये जो 31 मिनट गिवन है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 31 मिनट को हमने मल्टीप्लाई करते हैं 1/60, 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट से। इसमें करा तो ये हो गया 31/60 डिग्री। अब इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 31 डिग्री अपॉन 6 पाई अपॉन 180 डिग्री। अब इसको हम जब काट पीट करके सॉल्व कर रहे होंगे तो ये करीबन इतना होगा। ये रेडियन में आ गया हमारे पास। अब व्हाट डू वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हमारे पास आंसर जो है वो मीटर में है। तो हम डायमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 0.02 मीटर। अब हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है ये भी हम देख लेते हैं। हमसे बोला क्या है, डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास और क्या क्या चीजें गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, ओके, आई से डिस्टेंस फाइंड करना है। at which a 2 centimeter coin should be held। अच्छा, आई से कितनी दूरी पे 2 सेंटीमीटर डायमीटर का कॉइन रखना चाहिए जो कि मून को पूरा कवर कर रहा होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि हम एक सिक्के को अपने आंख के ऊपर रखें और वो जो सिक्का है वो कवर कर ले पूरे मून को, मतलब उसके पीछे का जो मून है वो मेरे को नहीं दिखना चाहिए। तो कितनी दूरी पे मैं वो सिक्का अपनी आंख के आगे रखूं कि मेरे को वो जो मून है वो ना दिखे।
नाउ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस उस सिक्के और मेरे आंख के बीच में। अब उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो पता है कि जो एंगुलर डायमीटर है वो हमारे रेडियन में हमें गिवन था, हमने इसको लिख लिया है रेडियन में। अब हमें डिस्टेंस वगैरह फाइंड करनी है, तो हम डिस्टेंस को डी कह देते हैं। और ये जो डायमीटर है हमारा, इसको फिर क्या बोले, हम डिस्टेंस को कुछ टाइम के लिए डिस लिख देते हैं। डिस मीन्स डिस्टेंस के लिए, डायमीटर को डी लिख देते हैं, और जो रेडियन है उसको ये लिख देते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आप इससे अ, आप रेशियो फाइंड कर रहे हो ऑब्जेक्ट के डायमीटर का टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये वाली चीज है, इसके लिए विल बी जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। इसके बाद डिस्टेंस कितना है दिस वी हैव टू फाइंड। डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस थीटा वी ऑलरेडी फिगर्ड आउट, व्हिच वाज दिस। ये याद रहा, ये मीटर में हमारे पास है और ये रेडियन में है। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व करने के बाद, मीन्स पीपल दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप कैलकुलेटिव टाइम इंक्रीज करें अभी। यू कैन इवन लीव द क्वेश्चन एंड मूव अहेड। अगर आप एग्जाम में कर रहे होंगे, लीव द कैलकुलेशन पार्ट, बिकॉज दीज आर टाइम टेकिंग। आई एम स्टिल नॉट अवेयर कि आप ये डिजिटल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था क्या हम डिजिटल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं, एंड आई लिटिल हैव नो आइडिया। जब मैं एग्जाम दे रहा था, आई डिड नॉट यूज दैट, सो नॉर आई हैड एनी आइडिया कि हम उसे यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई एम नॉट एबल टू सजेस्ट यू एनीथिंग एट द मोमेंट। तो आई वुड से कि भाई, ये जो कैलकुलेटर वाला पार्ट है, अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने को दे रहे हैं, तो आप ये कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें और आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको पाई की वैल्यू रखनी है एंड यू हैव टू सॉल्व। आपको डिस्टेंस मिल रहा होगा, बट अगेन ये जो है वो डेसिमल में ही आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये कोई नंबर डिवाइड कर पाएगा। तो आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दो में से ही कोई करेक्ट होगा। जस्ट आई लीव ऑन यू पीपल, पुट द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड देन सॉल्व इट फॉर। मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। A circular wire of radius 7.5 centimeters cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop. Okay, whose radius is 120 सेंटीमीटर। मतलब ठीक है, होप एक सर्कल टाइप का ही मान लेते हैं हम। इसका जो रेडियस है वो है 120 सेंटीमीटर। और द सर्कुलर, ओके, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, इसको सर्कुलर वायर कह देते हैं। इसका जो ये रेडियस है वो है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। इसको बेंड करा गया है इस तरीके से कि इस सरकमफेरेंस ऑफ होप जो है वो बन जाए। फाइंड द डिक्रीज फाइंड एंड डिक्रीज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द होप। ऑल राइट, सो द लेंथ ऑफ वायर जो है वो क्या हो रहा होगा, आपको पता है। लेंथ ऑफ वायर जो है वो 2 पाई आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि वो सरकमफेरेंस बन जाता है हुप का। आपको यहाँ पे आर की वैल्यू मालूम है, विच इज 7.5। तो बस यहाँ पे वैल्यूज रखें।
7.5, ये हो गया 15 पाई सेंटीमीटर, ये हो गया लेंथ ऑफ वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें फाइंड करना है एंगल। यहाँ से हमें फाइंड करना है एंगल, और एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। जस्ट वैल्यूज पुट करें आप यहाँ पे। लेंथ ऑफ आर्क आपका आया 15 पाई, और रेडियस जो है वो है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपने इसको काटा पीटी करा, तो ये कट गया 8 टाइम्स में। ये आपका रेडियन में आया हुआ है। तो रेडियन को हम ऐसे सी से डिनोट करते हैं, या फिर आप कुछ ना लिखें तो भी चलता है। नाउ इन्होंने बोला था एक्सप्लिसिटली कि आपको इसे किस में फाइंड करना है, आपको इसको फाइंड करना है डिग्रीज में। आपने डिग्रीज में फाइंड करा, आपको पता है कि पाई अपॉन 8 जो है वो कितना होता है। इट इज समवर्ड अबाउट 22.5। मतलब अगर ये पाई/4 होता तो आपको पता है ये 45 डिग्री होता। बट ये पाई/8 है, मतलब 45 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 22.5, विच इज 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इट वॉज सिंपलर। ओके, अगला क्वेश्चन इज दिस: द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन grows at 10% per year. How long will it take for the population to triple? अच्छा ठीक है, मतलब एक टाउन की पॉपुलेशन जो है वो हर साल 10% से बढ़ रही होती है, तो कितने सालों में पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना हो चुकी होगी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन को ना आप पी मान लो। ये काइंड ऑफ जो है वो हर साल बढ़ रहा होगा, ये जो पॉपुलेशन है ना वो हर साल बढ़ रही होगी। तो ये आपका कह सकते हो हर साल कांस्टेंट नहीं होने वाला है। आप पॉपुलेशन को पी मान के चलो, फिलहाल मैं तो पी लेके चल रहा हूँ। ग्रोथ रेट जो है वो हर साल 10% का है, और 10% मतलब, ऑलराइट, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। यस, लेट मी सॉल्व दिस अगेन। ग्रोथ रेट जो है वो है 10% पर ईयर। इसका मतलब आप मल्टीप्लायर कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 1.1। और कितने सालों के बाद वो 3 पी हो रहा होगा, मतलब 3 गुना ऑफ द पॉपुलेशन हो रहा होगा। जो मैंने लिखा था पॉपुलेशन पी, उसको हमें करना है, मतलब उसे हमें कैलकुलेट करना है 3 पी तक में। तो जो पॉपुलेशन है वो इतने कितने टाइम में, कितने ईयर्स में 3 पी के इक्वल हो रही होगी। अब इस चीज को देखने के लिए, मतलब इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो पी को पी से कैंसिल कर रहे होंगे। जब हमने पी को पी से कैंसिल कर दिया, अब यहाँ पे लॉग लगा दो, लॉग ऑफ 1.1, ये 3 हो गया। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कैसा हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें लॉग लेना था। जस्ट लेट मी यूज दिस। ये आपने यहाँ पे लॉग ले लिया। अब ये लॉग ऑफ 3 हो गया, ये लॉग ऑफ 1.1। अब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमें पता है लॉग 1.1 किसके इक्वल होगा। ये स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन मान के चलो। अगर लॉग 1 होता तो वो 0 हो जाता, बट लॉग 1.1 है तो फिर इसे 0.1 मान के चल रहे हैं। अब इसे हमें पता नहीं कितने साल में, मतलब कितने टाइम में, कितने ईयर्स में होगा। तो इसे हम लगभग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 10 log 3 के इक्वल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट एज दिस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे लेट नाइट हो गया है।
So I just yawned a while ago, and I apologize for that. Let's read the next question. A company is modeling the rate of change of a certain chemical concentration in a tank over time. The concentration is given by the relationship between the time x in minutes and the concentration y in grams per liter. The rate of the change in is defined using equation A. The initial concentration y equal to 1 when x equal to 1. Which of the following equation describe the concentration y at time x? Okay, reading to the question, I find this would take a little time. So rather than solving this entirely, I would ask you people to give it a little time. We'll come to this question after some time. आगे बढ़ते हैं पहले. Better. Then this is visible to me. A family of parabola opens upward with their vertices on x-axis. Okay. And their axis of symmetry parallel to y-axis. The general form of the equation for such a parabola y is equal to ax squared, where a is greater than 0. Which of the following represents the differential equation of the okay, family of the parabola? Fine. आपके पास जो इक्वेशन गिवन है पैराबोला की वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर. आप जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ax. आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक बार. अब आप इस हमने यहाँ पे ठीक है, हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कर ली हैं. आपको पता है आप dy बाई डी एक्स को आप y डैश भी लिख सकते हैं. अब आप इसको ना a के टर्म्स में एक्सप्रेस करें. तो जब हम इसको a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. जब हमने अब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया. अब हमारे पास हमें बस चीजें ऑब्जर्व करनी है. अब वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ये हमें गिवन था इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर. हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज y डैश अपॉन 2x. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. जब हमने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो ये हो गया y इज इक्वल टू वाई डैश 2x एक्स स्क्वायर. यहाँ से ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया. y इज इक्वल टू वाई डैश x और ये 2 इधर आ गया. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करें. आई फाइंड दिस वन एज just a moment. I don't think so this one is right. अभी इसको रीअरेंज करता हूँ. ये हो गया 2y, ये हो गया ये. ठीक है. ये हो गया xy, ये हो गया 2y इक्वल टू 0. ओके. I think there is any kind of typo. It must be like कैसा, let me wait. It must be like this. ये it must be like this. ये क्वेश्चन तो कैंसिल होना चाहिए अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा. दिस क्वेश्चन शुड बी कैंसिल. फॉर अ मोमेंट आई ऑल्सो थॉट कि ये हुआ क्या, आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा. मे बी देयर इज अ काइंड ऑफ टाइपो और आई हैव टू चेक द क्वेश्चन अगेन. बट ये एज ऑफ नाउ हमारा आंसर वही रहेगा जो वी फाउंड. अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में। चलो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम एन की वैल्यू को रख देते हैं 1। हमने एन की वैल्यू को 1 रखा, तो 1 + x⁻² हो गया ये, और ये हो गया 1 + x⁻, अगर यहाँ पे 1 रख दिया मैंने तो 2 में से 1 गया, बचा 1। अब यहाँ से हमें x 1 मतलब x की कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करा, 1 + x² + 2x, और ये हो गया 1 + x। इस वाले में जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो फाइंड करना है हमें इस वाले से। तो इसमें x का कितना है कोफिशिएंट, दैट इज 2। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1, एंड वी फाइंड ये वाला आंसर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला इज दिस, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y is equal to 4x which of the following point lie on the parabola। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करो और फिगर आउट कर लो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। एंड आई फाइंड ऑप्शन ए करेक्ट। क्यों? आप यहाँ पे 4 रख लो, 4 का स्क्वायर, और ये 4 × 4 16 हो गया। अगर आप यहाँ पे -4 भी रखते हो, -4 का स्क्वायर 4 × 4, इट विल स्टिल बी 16 इक्वल टू 16। तो ऑप्शन ए वेरीफाइज। और बोला है कि कौन सा लाई करेगा पैराबोला पे, तो ऑफकोर्स जो भी पॉइंट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। वे फिगर आउट, ऑप्शन ए इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बोला गया है ए ट्राइंगल एबीसी द साइड ऑफ द लेंथ आर गिवन एज a equal to 9, b equal to 7, c equal to 12। Calculate the measure of angle c using law of cosines। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, यहाँ पे cos c फाइंड करने के लिए बोला है। तो a² + b² - c² /2 ab, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। हमारे पास a की वैल्यू है 9, 81 हो गया, a²b² है 49 -144/2ab। अब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो अभी यहाँ पे सिर्फ बचा है कैलकुलेटिव पार्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करते होंगे ये हो जाएगा 130 -144/2। ए इज 9, बी इज 7, विच इज 63 इंटू 2, 126। आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 126। अब जब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो cos c इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/9 माइनस का। अब हमें ये चीज मालूम है, सी जो है, अब इस कॉस को हम दूसरे साइड भेज देते हैं, तो ये कॉस इनवर्स -1/9 हो गया, और इट इज लगभग इक्वल टू 97.5। एंड वी फिगर ये वाला ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है। अभी इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये इन द इंटरवल π/2 to π। मतलब π/2 to π, मतलब ये वाला हो गया इंटरवल, 10 सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वी हैव टू फाइंड कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पुट एनी वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, आप यहाँ पे वैल्यू लेके रख लो। लेट्स से अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखते भी हो तो वो किस किस सेंस में हो सकता है। मान लो सबसे पहले तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज़ अगर नेगेटिव हो गई तो फिर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे बोला है π/2 रख सकते हैं, तो अगर आप π/2 ही रख रहे होंगे यहाँ पे, तो π/2 का मतलब क्या हो गया, π/2 का मतलब हो गया 0। तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे अगर π/2 रख दिया तो ये हो गया 0। मतलब ये चीज़ तो वेरीफाई नहीं हो रही, हम π/2 नहीं रख सकते। क्या हम पाई रख सकते हैं?
अगर हम यहाँ पे पाई रख रहे होंगे तो क्या चीज आएगा? क्या आपको मालूम है कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? ऑलराइट, हम ना यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हमें इतना पता है कि रेंज जो है इसका -1 से 1 के बीच में ही होगा। और इसके बीच में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, हमें यही चीज देखनी है। और हमें ये भी मालूम है कि ये डिफाइंड ही इस -1 से लेकर के 1 तक के लिए है। तो अब इस चीज को अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं? आई एम अनेबल टू फिगर आउट कि अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू रखेंगे और वो इक्वल टू के, वो इक्वल के भी हो, इसके इक्वल भी हो जाएगा। जस्ट लेट मी थिंक फॉर अ व्हाइल। नो, आई कुड नॉट इवन फाइंड अ वैल्यू इसके बीच में, मतलब पाई/2 से पाई तक के बीच में। therefore आई थिंक इसका आंसर 0 होना चाहिए। देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नाउ आई एम गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको अब क्या करना है हमें? वी हैव टू सॉल्व दिस। और वहां पे हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है y0 बराबर 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 1? सो आई वोंट से दिस इज डिफिकल्ट, rather टाइम टेकिंग। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने इसको सॉल्व करा, इसको हमें सॉल्व करना है। और हमें ये भी पता है कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे पी ऑफ एक्स और पी ऑफ क्यू जो है वो दोनों के दोनों ही वन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आप फाइंड करोगे, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे होंगे आके। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करना, उसके बाद उसको ये इंटीग्रेट करना दोनों तरफ एक्स के साइड से, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वहां पे आपको वही इज इक्वल टू 0 रखना, मतलब y@0 = 2 रखना, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज लेके आना है। बिट ऑफ टाइम टेकिंग, हम लीविंग इट एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं। while returning back to the questions, we'll do this question as of now। हमने बाकी क्वेश्चंस देखे, वो काफी कम टाइम ले रहे थे, तो वो करना ज़्यादा अच्छा था rather than एक ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम इन्वेस्ट करना which is not feasible। हमें पता है कि इसका जो वैलिड रेंज, जो इसका मतलब ये डिफाइन है -1 से 1 तक के इंटरवल में। हमें यहाँ पे गिवन है cos इनवर्स 2x - 3। आप इस चीज को अभी ना एज, हमारे पास एक्स ऑलरेडी गिवन है, कोई नहीं, इसको हम एक्स ही मान लेते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक, इसको बड़ा वाला एक्स बोल दो। छोटा वाला एक्स वी हैव ऑलरेडी गिवन, तो उसको बड़ा वाला एक्स बोल देते हैं। और हमें पता है ये कहाँ तक डिफाइंड है। ये जो एक्स है वो डिफाइंड है -1 से लेकर के 1 तक में। तो यहाँ पे बस उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। ये 3 इस साइड गया, पॉजिटिव का हो गया, ये इस साइड गया तो भी पॉजिटिव का हो गया। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, इधर हो गया प्लस का हो गया। अब अ, इसको मैंने 2 से डिवाइड करते, ये वाला 2 इधर से डिवाइड करते, इस वाले 2 को इधर से डिवाइड करते, तो ये हो गया 1x2। मतलब इसका जो रेंज है वो 1 से लेकर के 2 तक। एंड डू वी हैव एनी ऑफ सच ऑप्शंस?
आई फाइंड दस थोड़ा सा करीब, बट वी आर नॉट गिवन एग्जैक्टली जो चीज लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे ऐसा वी आर नॉट गिवन, सो वी कैन टेक 10 ऑल्सो, बट वैसे ये होगा नहीं, क्योंकि ना ये हो रहा होगा 0.3 समथिंग करके, सो वी कैन नॉट टेक दैट ऑल्सो। कुछ एरर है इसमें भी, विल हैव टू चेक दैट। तब तक आगे बढ़ रहे हैं। अभी ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द लाइन दिस, पीपल दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेक्टर। हम इसको नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी डीलिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई मेंशन्ड ऑलरेडी इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि हम वो नहीं कर रहे होंगे जिसमें हमारे हमें आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है। इसमें वो डायरेक्शन कोड है, इसके बारे में बोला गया है, it has vector in it. We'll not be doing that. We'll not be dealing with the vector for any of the topics which are not the part of syllabus, because there is very limited time we have, and उस limited time के अंदर अंदर we have to do a lot of questions. So it is not advised to put our hands in something that we are not aware of. So ये चलिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए जो हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + ab। अब जो ये वाला लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं एन, मैं इस चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, आप इस चीज को लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा tan−1 माइनस tan−x। अब हम tan−x को सॉल्व कर देते हैं। जब हम tan−x को सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये रहा हमारा tan−x। इसको सॉल्व करने के लिए एक सेकेंड, ओके वन, यहाँ पे है x और ये वाला x है, तो 1/2 tan−x प्लस tan−x बराबर tan−1। इस चीज को जब मैंने सॉल्व करा, तो ये 1 है, 1/2 है, ये 1 है, ये 3/2 हो गया। tan−x इज इक्वल टू tan−1। अब जब मैंने, हमें पता है कि tan−1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई/4 के इक्वल होता है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पाई/4 से। तो ये हो गया 3/2 tan−x इज इक्वल टू पाई/4। अब tan−x जो है वो किसके इक्वल हो गया, ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2 पाई, और ये 3 जो है वो नीचे आ गया, तो ये हो गया 12। अब हमें पता है 2/12 जो है वो कट पिट करके कितना 1/6 हो जाएगा, ये पाई/6 हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे tan−x इक्वल टू पाई/6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस tan−1 को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये बन जाएगा 10, और हो गया ये पाई/6। और हमें पता है 10 पाई/6 कितना होता है, 1/√3। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच 20 balls can put into 5 boxes so that first box contain only one ball। ठीक है,
यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हमें पता है कॉम्बिनेशन ही लगाना है हमें। हमें एक बॉल को चूज करना है, तो 20C1। तो ये 20C1 क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमें इसे सिंपल सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा सिंपल 20। ये चीज़ तो हमें पहले ही पता है, अगर NC1 है तो वो n के बराबर ही होता है। बट जस्ट फॉर द शेक ऑफ शोइंग सॉल्व हियर, वरी नॉट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 बॉक्सेस थे जिसमें से पहले बॉक्स में 20 बॉल्स आ गए थे, और बाकी रिमेनिंग कितने बॉक्सेस बचे, वो बचे 4 बॉक्सेस। और रिमेनिंग बॉल्स कितने बचे, 19 बचे। तो 4 बॉक्सेस में 1999 में से मतलब बॉल्स आ सकते हैं। देर आर, मतलब रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगी वो इस तरीके से हो सकते हैं। रिमेनिंग बॉल्स जो है 4 × 9, 4 की पावर 19 तरीके से कैन बी अरेंज्ड। जिससे क्या होगा, पहले वाले बॉक्स में 5 नहीं, एक एक बॉल आ रहा होगा, बाकी के जो बॉक्सेस हैं रिमेनिंग 4, उनके अंदर इतने पॉसिबल वेज हैं। सो वी ऑब्जर्व ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी अगला ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द letters of the word independence such that the word starts with I and end with P. Okay, we have to first of all figure out कि इसके अंदर ऐसे लेटर्स जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं और पी से एंड हो रहे हैं, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो आई से स्टार्ट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो किस पे खत्म होना चाहिए, पी पे खत्म होना चाहिए। ठीक है। अभी पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेटर लिख लेते हैं। आई जो है वो कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। एन कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। डी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। फिर ई कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है। पी एक बार आया हुआ है और सी एक बार आया हुआ है। ठीक है। नाउ हमें पता है कि जो ये ये है, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आई से स्टार्ट होंगे और पी पे खत्म होंगे। हमें पता है आई एक ही है और पी एक ही है, तो इसका तो कुछ कहना नहीं है। कितने बचे हमारे पास, लेटर्स हमारे पास टोटल 12 थे जिसमें से 2 आ चुके हैं, मतलब ये जो रिमेनिंग पोजीशंस है वो कितनी है, वो है 10। रिमेनिंग पोजीशन 10 है। और हमारे पास लेटर्स कितने कितने हैं, एन है 3, डी है 2, ई है 1 एंड पी, नहीं सी है 1। हमारे पास ये लेटर्स हैं। अब हमें पता है इन 10 जगह पे ये जो लेटर्स हैं वो कितने तरीके से आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल वेज से आ सकते हैं। एन 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, डी 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, बाकी नहीं होंगे। बाकी और भी कुछ हमारे पास छूटता है क्या, ई हमारे पास 4 है, राइट, एक नहीं 4 है। तो ये 4 से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा होगा। और बाकी जो 1 है उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 3 × 2 × 2 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट कर दिया मैंने। 3 × 2 6, 6 हो गया। और ये हो गया 4। अब जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा कट पिट करके 12600। 126, और सिंगल जीरो विल बी देयर, नॉट डबल। लेट मी कैलकुलेट, देयर विल बी वन मोर जीरो। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे देयर विल बी वन मोर जीरो। और
मे बी लेट मी कैलकुलेट वंस, बिकॉज आई कैन सी वहाँ पे 20 है और फिर 10 भी है, तो आई फिगर आउट कि लास्ट में 2 जीरो तो आना ही है। इंटू 9 इंटू 4, 7 इंटू 5। सही है। दरअसल मिसप्रिंट यहाँ पे 12600 होगा, एंड वी फिगर आउट हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो जब क्वेश्चन कॉपी करते वक्त वहाँ पे कुछ एरर हुआ है, या फिर देयर वाज दिस एरर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ सिंस द बिगिनिंग। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ parallelograms that can be formed from the set of four parallel lines, 1 2 3 4, intersecting another set of three parallels. Okay, 1 2 3। अब हमें बताना है कि कितने पैरेललोग्राम्स बने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MC2 MC2। अब यहाँ पे we just have to put the values in it। M कितने हैं, 1 2 3 4, 4C2। M कितने हैं, 3 है, 3C2। तो ये हो गया 4 इंटू 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 1। अब आप इसको सॉल्व करें, ये हो गया 18। इसका आंसर हो गया 18। ओके, तो इतने ही थे। ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, और टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सॉरी रेक्टेंगल्स। स्क्वायर के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला होता है। और चलो फिर जब वो क्वेश्चन आएगा देन वी विल डिस्कस कि कैसे हम फाइंड कर रहे होते हैं स्क्वायर्स का नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइंस थी वो चार थी, इसलिए आई यूज्ड 4 यहाँ पे n की जगह पे, और m की जगह पे 3। इट रियली डज नॉट मैटर, आप पैरेलल लाइंस को 3 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को 3 बोल दो या फिर वर्टिकल लाइन को 3 बोल दो, वरी नॉट, इट विल बी एक्जैक्टली सेम, आंसर आपका सेम आ रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने अभी छोड़ा है, एंड आई थिंक उसे छोड़ना ही ज़्यादा बेटर होगा rather than giving a lot of time to these questions। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू पीपल।